हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास नंबर 268 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज प्लांट रिप्रोडक्शन को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा इसका जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने बात की थी अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, पहले उसको जरूर देखो। बिकॉज हमने उन वीडियो में कुछ ऐसे कंसेप्ट स्टडी किए हैं जिन कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमने बात की थी सेल्फ पॉलिनेशन की, हमने बात की थी क्रॉस पॉलिनेशन की वहां पर, ठीक है। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। मैं बहुत समराइज तरीके से उस चीज को वापस यहाँ पे थोड़ा सा ले रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा और आसान हो, बट वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको वो और ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हम बात करते हैं ऑटोगेमी की। ऑटोगेमी में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फ्लावर है वो फ्लावर होता है सेम। अब सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के ओव्यूल में जो फीमेल गैमीट है यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर जो फीमेल गैमीट है उसको फर्टिलाइज करेगा। अभी आप यहाँ देखो, पोलन ग्रेन का मेल गैमीट और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट होगा फर्टिलाइजेशन इसमें, बट इन दोनों का फ्लावर है सेम। दोनों का फ्लावर सेम है यानी दोनों का जीनोटाइप जो है वो सेम है। दोनों का जीनोटाइप क्या है? सेम। अब हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि इस तरह से जब इनब्रीडिंग होती है, जब इस तरह से सेम पेरेंट के ऊपर का ही पोलन उसी के एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, तो क्या होता है कि वेरिएशंस नहीं आते। वेरिएशंस नहीं आते। जनरली क्या होता है, अगर पेरेंट डिफरेंट हो तो डिफरेंट पेरेंट के केस में जब जीनोटाइप डिफरेंट होगा मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, तो दोनों के कैरेक्टर्स कंबाइन होंगे जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगे। बट इन ब्रीडिंग के केस में इस तरह के वेरिएशंस नहीं आते। तो जब वेरिएशंस नहीं आते तो एवोल्यूशन हमें पता है नहीं होगा कभी भी। उसकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं इनके इनके कैरेक्टर्स में धीरे धीरे जो है कमी आने लगती है। आउटपुट और यील्ड जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसे आप कहते हो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और नेचर में हर एक स्पीशी ये ट्राई करती है कि वेरिएशंस आए, और वेरिएशंस तभी आ पाएंगे जब पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक दोनों अलग अलग पेरेंट का हो। बस, तो हम लोग आज उन सभी टेक्निक्स को या उन सभी तरीकों को स्टडी करेंगे जिससे प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को जो है करना चाहते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए प्लांट्स कुछ टेक्निक्स नेचुरली, इस तरह की कुछ टेक्निक्स या कुछ इस तरह से तरीके अपनाते हैं जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर सके। उन सभी तरीकों को, उन सभी टेक्निक्स को कहा जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। दे आर कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। नाम कैसे पड़ा? आउट ब्रीडिंग। देखो, जब सेम पेरेंट रहता है तब उसे क्या आप कहते हो? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का ऑपोजिट होता है आउट ब्रीडिंग। वो सारे डिवाइसेस, वो सारे टेक्निक्स जो आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करते हो उसे आप कहते हो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। दैट मीन्स दे डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हमें उन सभी टेक्निक्स की स्टडी करनी है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज हो और क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज हो। तो क्या क्या टेक्निक्स प्लांट्स के पास है उसकी हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। सबसे पहली टेक्निक में क्या होता है कि उस सेम फ्लावर के अंदर पोलन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। कैसे समझते हैं? समझो पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, बट उस फ्लावर के अंदर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं है, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर अगर कोई पोलन ग्रेन पहुंचेगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो उसको आप कहते हो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई अब तक। स्टिग्मा अब उस कंडीशन में नहीं है, वो उतनी मैच्योर नहीं हुई कि उस पर कोई पोलन ग्रेन आकर जर्मिनेट कर जाए। तो प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए पोलन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं होती। यानी अगर स्टिग्मा रेडी है किसी पोलन के जर्मिनेशन के लिए तो उस वक्त पोलन इमेच्योर है, या फिर अगर पोलन मैच्योर हो गया है तो स्टिग्मा जो है वो अभी तक रिसेप्टिविटी उसने अटेन नहीं की, यानी अगर उस पर कोई पोलन आएगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इन दोनों
कंडीशंस को प्लांट्स ने अलग अलग टाइम पे किया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसका पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे जाकर कभी भी मैच्योर नहीं हो पाएगा, इससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। ये पहला टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि समझो ये आपका कार्पल है, ठीक है, ये कार्पल और ये इसके ऊपर स्टिग्मा और ये इसका स्टाइल। और जो एंथर है, एंथर का पोजीशन अलग ही है, मतलब ये यहाँ पर आप देखोगे ये एंथर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो इनकी पोजीशन में बहुत डिफरेंस आ रखा है। तो जो है जब विंड आएगी तो ये पोलन ग्रेन्स यहीं से रिलीज हो जाएंगे, तो जो उनके चांसेस हैं वो इस स्टिग्मा पे पहुंचने के कम है, क्यों, पोजीशन अलग अलग है। यही अगर ये सब पास पास में होते, समझो यहाँ पे अगर एंथर होता तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो उसी स्टिग्मा पर आकर गिर सके। तो दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, इससे भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तीसरी तरीका है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये एक ऐसा तरीका है, एक जेनेटिकल तरीका है। इसमें क्या होता है कि अगर समझो उसी फ्लावर का एंथर में से पोलन ग्रेन समझो उसके स्टिग्मा पर पहुंच भी गया, ये स्टिग्मा है यहाँ पर, ठीक है, और समझो कोई पोलन ग्रेन आया और कोई पोलन ग्रेन नहीं, इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन समझो इसके स्टिग्मा पर पहुंच गया और इसका स्टिग्मा मैच्योर भी है, यानी वो रिसीव भी कर लेगा उसको, बट वो उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचा, तो कुछ जेनेटिकल मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू इन्होंने क्या कर रखा है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कर रखी है, मतलब कि इसी का पोलन ग्रेन इसके ऊपर जर्मिनेशन शो ही नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब उसी का पोलन ग्रेन इज नॉट कॉम्पेटिबल विद उसी का स्टिग्मा, वो वहां पर जर्मिनेट नहीं होगा। ये एक बेसिकली जेनेटिक मैकेनिज्म है विच प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन। सेल्फ पोलन मतलब क्या हो गया, उसी फ्लावर का पोलन या उसी के प्लांट के दूसरे फ्लावर का पोलन। देखो प्लांट सेम है, यानी कि आप ये बात कर लो कि ये ऑटोगेमी वाली कंडीशन है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट यानी ये गिटनोगेमी वाली कंडीशन है। तो इन दोनों ही केस में एंथर से जब पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर पहुंचा तो उसने उस सेल्फ पोलन को फर्टिलाइज होने से रोक दिया, उस सेल्फ पोलन को फर्टिलाइज होने से रोक दिया। कैसे, उन्होंने पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दिया, पोलन जर्मिनेट नहीं होने दे रहा। और समझो अगर पोलन जर्मिनेट हो भी गया तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को उन्होंने पिस्टिल में होने नहीं दिया, यानी पहले तो या पोलन जर्मिनेट ही नहीं होने देते, और अगर पोलन जर्मिनेट हो भी गया तो उसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ को पिस्टिल में वो नहीं होने देता। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, एंड ये अनदर टेक्निक है सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने की। चौथा टेक्निक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। नाउ वी ऑल नो व्हाट आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो है जिसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर प्रेजेंट होगा आपका कार्पल। तो एक ही फ्लावर में दोनों अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है कि वहां पर सेम फ्लावर से वो पॉलिनेशन हो सके। बट इस केस में गिटनोगेमी तो हो ही सकती है। समझो एक प्लांट है, एक प्लांट की एक ब्रांच है, ये एक प्लांट है, इसकी इस ब्रांच पे मेल फ्लावर प्रेजेंट है, ये मेल फ्लावर, और इस ब्रांच पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, ये फीमेल फ्लावर। तो पॉसिबिलिटी है कि इसका पोलन इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाए, दिस इज पॉसिबल, जिसको आप गिटनोगेमी कहते हो। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ये पॉसिबल है वैसे, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी दो कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन होगी मोनोशियस, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्लांट, इसमें एक ब्रांच पे मेल फ्लावर और एक ब्रांच पे जो है फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। इस केस में गिटनोगेमी हो सकती है। डायशियस मतलब क्या हो गया, डायशियस मतलब ये हो गया कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट डिफरेंट है, यानी कि एक प्लांट जो है वो कंप्लीट मेल प्लांट है, इस पे जितने भी फ्लावर्स ग्रो होंगे सारे मेल प्लांट है, जबकि फीमेल प्लांट अलग होगा, यानी इस पे जितने भी फ्लावर्स होंगे सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे। अब डायशियस में हमेशा आपको जीनोगेमी देखने को मिलेगी, हमेशा, बिकॉज ये दोनों प्लांट हमेशा अलग रहेंगे। लेकिन मोनोशियस के केस में जो है गिटनोगेमी अभी भी पॉसिबल है, ऑटोगेमी नहीं हो सकती। ऑटोगेमी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सेम फ्लावर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्लावर अलग है, एक पिस्टिलेट है एक स्टेमिनेट है, लेकिन गिटनोगेमी इस केस में पॉसिबल है। और गिटनोगेमी भी होगी तो एक तरह से जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ, क्योंकि प्लांट सेम है तो जीनोटाइप सेम होगा। एग्जांपल्स देखें अगर हम लोग, तो मोनोशियस के एग्जांपल्स है कैस्टर और मेज, जबकि डायशियस में केवल और केवल जीनोगेमी ही पॉसिबल है, और इसका एग्जांपल है पपाया। इसलिए डायशियस जो प्लांट्स है वो
इनमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज इनमें हमेशा होती है जीनोगैमी, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन कंपेयर टू मोनोशियस डायशियस में नहीं होगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का। द होल समरी इज टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड एंकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स काफी क्लियर हो। इन केस इनमें से कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट वहां पर बता सकते हैं, उन डाउट का सोल्यूशन बिल्कुल आपको किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन। यानी अब तक हमने पढ़ा अबाउट पोलन या पोलिनेशन कि किस तरह से पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो हमने पॉलिनेशन वही खत्म किया। अब स्टिग्मा पर आने के बाद पोलन और पिस्टिल में जो इंटरेक्शंस होंगे, जिसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और पोलन ट्यूब उस मेल गैमेट को लेके जाएगा ओव्यूल तक, उन सब वो जो कंप्लीट सीक्वेंस है उसको आप कहते हो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नाउ pollination does not guarantee transfer of right type of pollen। पॉलिनेशन हो रहा है, विंड से पॉलिनेशन हुआ, वाटर से पॉलिनेशन हुआ, या इंसेक्ट से पॉलिनेशन हुआ, किसी से भी हुआ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो पोलन स्टिग्मा पे पहुंचा है वो राइट टाइप ऑफ पोलन है। ना व्हाट इज राइट टाइप ऑफ पोलन एंड व्हाट इज रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन, मतलब ये क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ देखो ध्यान से, मैं पहले बात करता हूँ रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन कि रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन किसको कहोगे। पहला, अगर वो किसी और स्पीशी का है, समझो कि मेज का पोलन जाकर वीट के स्टिग्मा पे गिर गया, बिकॉज वो तो वाटर विंड या इंसेक्ट से आया है, तो उसको थोड़ी पता है कि मुझे कौन से प्लांट पे पहुंचना है, कौन से स्टिग्मा पे पहुंचना है, वो पहुंच सकता है। तो अगर वो किसी और स्पीशी का होगा तो वो रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन है। या फिर वो हो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। सेल्फ इनकॉम्पेटिबल जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वो सेम प्लांट का है, यानी उसी स्टिग्मा के बाजू में जो एंथर है, उस एंथर से वो पोलन गिर के उसी के स्टिग्मा पे गिरा और ये प्लांट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी शो कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग टाइप पोलन की कैटेगरी में आएगा। तो क्या रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन को आप चाहोगे कि वो जर्मिनेट हो? वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा वहां पर। और अगर पोलन राइट टाइप का हुआ, यानी अब इस कंडीशन के अलावा, यानी अगर वो पोलन उसी स्पीशी का है लेकिन डिफरेंट प्लांट का है, तो वो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन कहलाएगा। तो क्या होता है जब स्टिग्मा पे पहुंचता है एक राइट टाइप पोलन ग्रेन, जब वो राइट टाइप पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा तो वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा अपने किसी जर्म पोर से। अब हमने जर्म पोर की स्टडी की थी लास्ट वीडियो में, जब हमने बात की थी अबाउट एक्साइन, हमने कहा था कि अंदर की लेयर इज इंटाइन और बाहर का लेयर जो रहता है वो कहलाता है एक्साइन, और एक प्लेस पे, कुछ प्लेसेस पे एक्साइन एब्सेंट होता है, इसको आप कहते हो जर्म पोर, और यहीं से पोलन ट्यूब जो है बाहर की ओर निकलती है। याद रखना है पोलन ट्यूब हमेशा जर्म पोर से ही निकलता है क्योंकि वहां पर एक्साइन एब्सेंट होता है। और अगर ये रॉन्ग टाइप पोलन हुआ तो पिस्टिल जो है उस पोलन को रिजेक्ट कर देगी। कैसे रिजेक्ट करेगी? उस पोलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, ठीक है। और अगर जर्मिनेट हो भी जाता है तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होने देगा। तो समहाउ वो रॉन्ग टाइप पोलन को या तो जर्मिनेट ही नहीं होने दे रहा या पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होने दे रहा, यानी कि फर्टिलाइजेशन की बात तो बहुत दूर की है। पर ये समझेगा कैसे कि पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन करवाना है कि या नहीं करवाना? तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स। पोलन ग्रेन्स कुछ केमिकल रिलीज करता है और पिस्टिल कुछ केमिकल रिलीज करता है। ये दोनों केमिकल्स का होता है आपस में इंटरेक्शन, ठीक है। और उन केमिकल के इंटरेक्शन की वजह से बाद में पोलन या तो जर्मिनेट होगा या पोलन जर्मिनेट नहीं होगा। कुछ एनसीईआरटी की पिक्चर्स है, ये देखो इस पिक्चर में एनसीईआरटी ने शो कर रखा है अबाउट पोलन ट्यूब्स। ये बहुत सारी पोलन ट्यूब्स जो आपको दिख रही है, ये स्टाइल के अंदर ये जितने भी आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ट्यूब्स जो जिनका ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी पोलन ट्यूब्स है। तो ये दोनों पिक्चर्स एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से याद रखो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इस पिक्चर को और क्लियर करते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एक पिक्चर है। इस पिक्चर में एनसीईआरटी ने शो कर रखा है कि किस तरह से 4 अलग अलग पोलन जो है स्टिग्मा पर, 4 मतलब काफी पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचे और सबने पोलन ट्यूब ग्रोथ शो की है। देखो यहाँ पर ये एक पोलन ट्यूब, दिस इज अनदर पोलन ट्यूब। तो ये अलग अलग पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हुआ और सबका जो है देख, अब जैसे ये पोलन ट्यूब है, ये इतना लेंथ ग्रो हुआ, और ये पोलन ट्यूब है, ये काफी अच्छा इसने ग्रोथ शो किया, और ग्रोथ शो करने के बाद ये धीरे धीरे पहुंचा कहाँ पर? ओव्यूल के पास में। और ओव्यूल के बाद में याद रखना है आपको, माइक्रोपाइल एंड से वो एंटर करेगा हमेशा।
कहाँ से? माइक्रोपाइल एंड। अब अपने को इस पिक्चर में कैसे समझ में आया कि ये माइक्रोपाइल एंड है? तो आप देख लो, इस तरफ प्रेजेंट है एग सेल और सिनर्जिड, और हमने जब स्टडी की थी अबाउट मेगा स्पोरोजेनेसिस वाले वीडियो में, तो हमने वहीं पे क्लियर किया था कि जिस तरफ एग सेल और सिनर्जिड्स प्रेजेंट है वो माइक्रोपाइल वाला एंड है, और जिस तरफ एंटीपोडल्स प्रेजेंट है वो चलेजा वाला एंड है। तो ये पोलन ट्यूब एंटर हुआ माइक्रोपाइल वाले एंड से, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में वो माइक्रोपाइल वाले एंड से ही एंटर होगा, और जाकर फिर सिनर्जिड्स के थ्रू होता हुआ एग सेल तक पहुंचेगा। इसको और डिटेल में हम लोग लेंगे थोड़ी देर में। शुरुआत करते हैं हम। देखो देखो हमने मैं आपको वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के वीडियोस देखो पहले, बिकॉज काफी कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने वहां पे डिस्कस किया है कि मोर देन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जब पोलन ग्रेन प्लांट से अलग होता है तब वो टू सेल्ड कंडीशन में होता है, यानी उसमें दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और बाद में जब ये स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में जब पोलन ट्यूब का ग्रोथ होने लगता है, तब जाकर जनरेटिव सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। यानी अब यहाँ पर कितने सेल्स है? यहाँ पर टोटल हो गए 3 सेल। पहले थे 2 सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। बाद में जनरेटिव सेल एक और माइटोटिक डिवीजन करके 2 सेल्स बनाता है, 2 मेल गैमेट्स बनाता है। तो टोटल कितने? 3 सेल्ड कंडीशन हो गई अल्टीमेटली। जब कब? जब वो स्टिग्मा पर पहुंचा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तब। इनिशियली 2 थी, पर ये होता है 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में। रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जब पोलन ग्रेन प्लांट से अलग होता है तो वो ऑलरेडी 3 सेल्ड कंडीशन में ही होता है, यानी कि ये पहले से ही 3 सेल्ड कंडीशन में है। 60% एंजियोस्पर्म्स में वो बाद में 3 सेल्ड कंडीशन का फॉर्मेशन करता है। अब चाहे केस कोई भी हो, अल्टीमेटली 3 सेल्ड कंडीशन बनेगी, और ये जब स्टिग्मा पे आने के बाद में ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ये पोलन ट्यूब स्टाइल से पास होती हुई नीचे ओवरी वाले सेक्शन में उसके लोक्यूल में आएगी। तो पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, सही बात है, वो माइक्रोपाइल से ओव्यूल में एंटर करता है, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस व्हिच गाइड्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अगर आपने मेगास्पोरोजेनेसिस वाला वीडियो देखा था तो हमने उसमें देखा था कि जो सिनर्जिड्स होते हैं, यहाँ पे मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, और इनके पीछे की तरफ समझो प्रेजेंट है आपका एग सेल। तो इन सिनर्जिड्स के अंदर कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स वाया फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस से पोलन ट्यूब अंदर एंटर हुआ। नाउ दिस फिलीफॉर्म एपरेटस विल गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पहले फिलीफॉर्म एपरेटस से होता हुआ सिनर्जिड में पहुंचेगा, फिर सिनर्जिड से होता हुआ वो एग सेल में पहुंचेगा, और मीनवाइल जब वो सिनर्जिड से क्रॉस होता है तो सिनर्जिड्स डीजनरेट होने लगते हैं, सिनर्जिड्स डीजनरेट होना चालू करते हैं, और उनके डीजनरेशन के साथ साथ में पोलन ट्यूब पहुंच रही होती है एग सेल के पास में। मैं एनसीईआरटी के पिक्चर्स और लूंगा इस चीज को क्लियर करने के लिए। नाउ ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, यानी पोलन जब स्टिग्मा पर आकर डिपॉजिट हुआ तब से लेकर पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल, यानी पोलन के यहाँ स्टिग्मा पर पहुंचने से लेकर पोल गैमेट के ओव्यूल में पहुंचने तक का ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये जो पूरे इवेंट्स में है, उसको आप कहते हो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नाउ दिस इज अ डायनामिक प्रोसेस, ऑब्वियसली एक डायनामिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन। यानी कि सबसे पहले स्टेप में पोलन का रिकॉग्निशन होगा, पोलन को पहचाना जाएगा। क्या पहचाना जाएगा? कि वो राइट टाइप का पोलन है या रॉन्ग टाइप का पोलन है। फिर उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद में अगर वो राइट टाइप का पोलन है तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा, और अगर वो रॉन्ग टाइप का पोलन है तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाएगा। दिस इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एनसीईआरटी के कुछ पिक्चर्स और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो इस पिक्चर में इन्होंने शो कर रखा है ये पोलन ट्यूब, यहाँ पर दिस इज पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस शो कर रखे हैं उन्होंने? देखो यहाँ पर 2 तो मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स, और यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यानी टोटल 3 न्यूक्लियस है पोलन ट्यूब के अंदर। और हमने अभी देखा कि ये पोलन ट्यूब को गाइड कौन करेगा? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये जो यहाँ पर शो कर रखा है ये है फिलीफॉर्म एपरेटस, और फिलीफॉर्म एपरेटस इसको गाइड कर रहा है टुवर्ड्स द एग सेल। यहाँ पर जो है देखो ये जो सेल है ना, ये न्यूक्लियस, दिस इज द एग का न्यूक्लियस, इस पोलन ट्यूब को यहाँ पे पहुंचना है।
तो ये एंटर करता है फिलीफॉर्म एपरेटस में, और फिलीफॉर्म एपरेटस में जब ये सिनर्जिड में एंटर करने लगेगा तो ये सिनर्जिड अब धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा और बाद में ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड से पहुंचने लगेगा एग न्यूक्लियस की तरफ। याद रखना है आपको, नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो पोलन ट्यूब एग सेल की तरफ जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है, एंड द आंसर वाज डीजनरेटिंग सिनर्जिड, यानी डीजनरेट होते हुए सिनर्जिड से वो वहां पर पहुंचेगा। लेबलिंग्स देख सकते हैं, सेंट्रल सेल हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में अच्छे से पढ़ा था, दिस इज एग न्यूक्लियस, फिलीफॉर्म एपरेटस, मेल गैमीट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जैसा हमने डिस्कस किया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई आपकी सेंट्रल सेल की, और ये हो गई तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिनर्जिड्स की। अब जब पोलन ट्यूब एक सिनर्जिड से पास होते हुए दिखेगी तब ये पिक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हो कि ये पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर गई, पोलन ट्यूब एंटर कर गई, और आप देखो यहाँ पर सिनर्जिड को, आपको अब सिनर्जिड जो है डीजनरेट होता हुआ दिख रहा है क्लियर। एनसीईआरटी ने अपने पिक्चर में साफ साफ शो किया है कि सिनर्जिड्स डीजनरेट होंगे, और सिनर्जिड्स के डीजनरेट होने के बाद में जो पोलन ट्यूब है वो पहुंचेगा एग सेल तक। और यहाँ पर इन्होंने शो कर रखे हैं दो मेल गैमेट्स, और ये मेल गैमेट्स, ये एक मेल गैमेट दिखा रखा है कि ये मेल गैमेट अप्रोच कर रहा है पोलर न्यूक्लिया की तरफ। अब ये मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया की तरफ अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पर ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज, जिसकी वजह से बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, और एक मेल गैमेट इन्होंने शो कर रखा है जो कि जा रहा है एग के न्यूक्लियस की तरफ, और यहाँ पे इनके फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। हम लोग फर्टिलाइजेशन को और डिटेल में स्टडी करेंगे, बट बिकॉज यहाँ पर अच्छे डायग्राम्स दिखा रखे हैं एनसीईआरटी ने, तो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। आप एनसीईआरटी के किसी भी डायग्राम को जितना ज्यादा अच्छे से समझोगे, आप उसमें एक पिक्चर के अंदर जो जो लेबलिंग्स है उन सभी लेबलिंग्स को एक बार बहुत अच्छे से देखो, और देखो कि वो क्या दिखाना चाह रहा है आपको। वो पिक्चर्स इतने बढ़िया एनसीईआरटी के कि काफी कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं वहां से। तो दिस पिक्चर शोज डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू सिनर्जिड्स इनटू डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स डीजेनरेट होने लगेंगे, और मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया की तरफ और एक मेल गैमेट एग सेल की तरफ अप्रोच करने लगेगा। नाउ पोलन ट्यूब्स क्या वाकई बनती है? अगर बनती है तो क्या हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगी? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने का ट्राई करते हैं कि पोलन ट्यूब्स को अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखें। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, आप बस ये करो, एक कुछ पोलन ग्रेन्स लो और उन पोलन ग्रेन्स को एक ग्लास स्लाइड पे डालो, और उस ग्लास स्लाइड पे 10% शुगर सोल्यूशन डालना है आपको। ये शुगर सोल्यूशन की वजह से पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलन ट्यूब का ग्रोथ। तो जब आप उस पोलन पे 10% शुगर सोल्यूशन डालोगे तो शुगर सोल्यूशन की वजह से पोलन में पोलन ट्यूब का ग्रोथ होने लगेगा, और कुछ टाइम बाद में, जब आप करीब 15 से 30 मिनट बाद में, आप इसको एक माइक्रोस्कोप में लो पावर में देखने का ट्राई करना। आपको हाई पावर में जाने की जरूरत नहीं है, पोलन ट्यूब आपको लो पावर में भी दिख जाएगी। आप उसको लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पिक्चर दिखेगा वहां पे। और इस पिक्चर को आप अच्छे से देखो, यहाँ पर शो कर रखा है इन्होंने कि पोलन से पोलन ट्यूब जो है वो फॉर्म होती हुई दिख रही है यहाँ पर अलग अलग जगह पे। आप बहुत अच्छे से इसको अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ये पोलन ट्यूब ग्रोथ आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। देखो सबसे पहले तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो यहाँ पे नहीं जा रहे, बिकॉज वो हम लोग एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक बहुत छोटे तरीके से आसानी से आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो मेरे पास में किसी भी प्लांट की दो वैरायटी है, मैं वीट की बात कर लेता हूँ। मेरे पास ये एक वीट की वैरायटी 1 है और ये है वीट की वैरायटी 2। इसकी अपनी खुद की क्वालिटीज है अच्छी, और इसकी अपनी खुद की अच्छी क्वालिटीज है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इन दोनों वैरायटीज को आपस में करवा दूं हाइब्रिडाइज, दोनों को क्या करवा दूं, हाइब्रिडाइज। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो नया वीट की वैरायटी बनेगी, ये समझो तीसरी वैरायटी बनी, इसमें वीट 1 और वीट 2 दोनों की वैरायटी है। तो क्या करना है, बस आसान सा काम है, इसका ले लो आप पोलन और इसके पोलन को इसके स्टिग्मा पे डाल दो। जब आप इसके पोलन को इसके स्टिग्मा पे डालोगे, बिकॉज ये सब कुछ आप खुद कर रहे हो, तो इसको आप कह रहे हो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और फिर होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बाद में बनेंगे सीड। बट यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आएगी अपने को। प्रॉब्लम्स क्या आएगी वो सुनना आप अच्छे से। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया एक फ्लावर,
ठीक है, इस फ्लावर के अंदर एंथर्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेसिकली, इसमें एंथर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और एंथर्स के बाद के अलावा इसमें प्रेजेंट है स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी। मैं क्या चाहता हूं, मैं करवाना चाहता हूं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने क्या किया, ये है समझो तुम्हारा सेकंड वैरायटी। तो मैंने पहली वैरायटी ली और इस पहली वैरायटी से लिया मैंने पोलन ग्रेन। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये पोलन ग्रेन को जो है इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर करूं। ठीक है, जिससे कि मेरे को जो अब सीड मिलेगा वो मेरी तीसरी वैरायटी होगी। बट सुनना अच्छे से, आप जब ये करोगे तब इस बात की क्या श्योरिटी है, इस बात की क्या श्योरिटी है कि जो पोलन ट्यूब बनी, जो सीड का फॉर्मेशन हुआ, वो इसी पोलन ग्रेन से हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फ्लावर ओपन हुआ और कुछ टाइम बाद में इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर आया और उसने पॉलिनेशन करके, जर्मिनेशन करके सीड फॉर्मेशन कर दिया। पॉसिबल है, हमें थोड़ी दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा थोड़ी कि मैंने जो पोलन डाला वही जर्मिनेट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्चुअल में ये प्रोसीजर कहाँ कर रहे हो, या तो फील्ड में या अपने गार्डन में। तो हो सकता है कि आपके गार्डन में कोई तीसरा या चौथा वीट की वैरायटी और हो, या उस सेम प्लांट की वैरायटी हो सकता है वहां का पोलन आया हो और ये यहाँ पे जर्मिनेट हुआ। पॉसिबल है, हो सकता है किसी इंसेक्ट के साथ में किसी और फील्ड से भी आ सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो हाउ टू मेक श्योर कि जो हम चाह रहे हैं वही पोलन वहां तक पहुंचे, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो सीखना है हमें। देखो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जब ये फ्लावर बड स्टेज में होगा, जब ये फ्लावर बड स्टेज में होगा उसी वक्त हम लोग एक कट लगाकर फोर्सेप यूज करके इसके एंथर्स कट कर देंगे। कब? बड स्टेज में। अब बिकॉज जब ये बड स्टेज में है तो यहाँ सब कुछ इमेच्योर होगा, ये एंथर भी इमेच्योर होगा, ये स्टिग्मा भी इमेच्योर होगा, यानी कि बड स्टेज में तो पॉलिनेशन ये कर ही नहीं सकते। बड ही स्टेज में मैंने क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है इमेस्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमेस्कुलेशन। ठीक है, अब मैंने एंथर रिमूव कर दिया, अब बचा केवल स्टिग्मा। अब होगा क्या कि इसी का एंथर तो चलो इसको अब फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता, कोई चांस है ही नहीं। बट एक और प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं इस फ्लावर को ओपन कर दूं और सब कुछ नॉर्मल रखूं और अब अपने पोलन डालने का वेट करूं मैं, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि किसी इंसेक्ट के साथ या विंड के साथ कोई और पोलन ग्रेन किसी और फील्ड से, किसी और प्लांट से इस स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो मुझे वो भी श्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा कि इमेस्कुलेशन करने के बाद, यानी एंथर को रिमूव करने के बाद, इस पूरे फ्लावर के ऊपर एक बैग लगा दूंगा मैं, एक बैग। ये एक्चुअली एक बटर पेपर से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई क्लोथ बैग ले सकते हो आप। इसको आपने क्या कर दिया, कवर। अब जब आपने इसको कवर कर दिया तो देर इज नो चांस कि कोई और पोलन ग्रेन आकर इस स्टिग्मा पर पहुंच जाए, क्योंकि आप इसको क्लोज कर चुके हो। अब जब आपके पोलन ग्रेन्स रेडी हो और इसका स्टिग्मा रेडी हो, तब आप इस बैग को हटाकर इमीडिएटली इन पोलन को यहाँ पर डाल दोगे और वापस उसको बैग कर दोगे। दिस इज कॉल्ड एज बैगिंग, दिस इज कॉल्ड एज बैगिंग। अब आप श्योर हो कि अब जो सीड बनेगा वो वही सीड है जिसमें मेल गैमेट इस पोलन से आया है और फीमेल गैमेट इसी प्लांट का है। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। वर्ड याद कैसे करना है अगर वो मैं आपको सिखाऊं यहाँ पे, तो देखो इमेस्कुलेशन वर्ड कैसे बना। ये देखो, ये जो वर्ड है ना मेस्कुलाइन, ये वर्ड एक्चुअली मेल के लिए यूज होता है। आपने पढ़ा होगा मेस्कुलाइन डेवलपमेंट। मेस्कुलाइन डेवलपमेंट बेसिकली मेल के लिए यूज होता है, मेस्कुलिनिटी वर्ड मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इमेस्कुलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ द मेलनेस, यानी कि रिमूवल ऑफ द एंटायर स्टेमन जब आपने निकाल लिया तो उसको आप कहते हो इमेस्कुलेशन। अब इसी पूरे कंसेप्ट को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो देखना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम सुपीरियर वैरायटीज बनाने के लिए। पहला स्टेप होता है इमेस्कुलेशन, जिसमें हम लोग एंथर्स को रिमूव करेंगे बड स्टेज में ही बाय फोर्सेप्स। देखो एंथर के डेhiscence से पहले करना है, ऐसा नहीं हो कि एंथर डेhiscence हो गया, पोलन ग्रेन उसने रिलीज कर दिया, उसके बाद आप उस एंथर को हटाओगे, फिर कोई फायदा होगा ही नहीं ऐसा करने का। फोर्सेप्स मतलब क्या होता है, ये फोर्सेप्स देखो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसका आगे का पोर्शन थोड़ा सा कटिंग एज टाइप रहता है, तो जिससे आप इसमें एंथर्स को पूरी तरीके से कट
कर सकते हो। और ये हमने हटाकर रिमूव कर दिया। ठीक है, ये बड स्टेज में ही किया हमने, एक बड स्टेज पे यहाँ पे कट लगाकर हमने ये काम किया। इमेस्कुलेशन करने के बाद हमने की बैगिंग। बैगिंग में हमने उसी इमेस्कुलेटेड फ्लावर को, याद रखना बैगिंग आप कर रहे हो, उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर के को आपने बैग से कवर कर लिया, जो कि एक बटर पेपर हो सकता है। ये क्यों किया आपने? ताकि कोई अनवांटेड पोलन आकर उस पर अपना ग्रोथ नहीं शो करे। ठीक है, ये बैगिंग आप देखो यहाँ पर, ये एक बैग हमने इस फ्लावर के ऊपर लगा रखा है। नेक्स्ट स्टेप में जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन कर लेगा, तब आप अपना डिजायर्ड मैच्योर पोलन ग्रेन को उस स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हो। ठीक है, डिजायर्ड मतलब जो आपका इच्छा हो वो वाला पोलन ग्रेन जिससे आप वैरायटी बनाना चाहते हो, और उस फ्लावर को आप रीबैग कर देते हो। अब आप वेट करते हो कि सीड का प्रोडक्शन हो और अपना आगे का काम। अब ये सारा जो हार्ड वर्क हमने किया, ये हमने किया उन प्लांट्स में जो कि बाइसेक्सुअल है। ठीक है, अब अगर समझो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स हो आपके पास में, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स यानी कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? केवल कार्पल्स प्रेजेंट है। अब बिकॉज इस फ्लावर के अंदर आपके पास में केवल कार्पल्स है, एंथर है ही नहीं, तो इसमें इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। लेकिन बैगिंग फिर भी अपने को करना पड़ेगा। बैगिंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने बैग नहीं लगाया तो हो सकता है उस स्टिग्मा पे कोई और पोलन ग्रेन आकर पहले ही उसको जर्मिनेट हो जाए वहां पर। तो वी वोंट बी श्योर कि हम जो पोलन ग्रेन उस पर डस्ट किए हैं उसी से वो सीड बनाया नहीं बना। तो फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ओनली बैगिंग इज रिक्वायर्ड, इमेस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। होप आपके सारे कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे और ब्रीडिंग डिवाइसेस और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इन चीजों में काफी कंफ्यूज रहते हैं। बस कनेक्टेड रहिए हमारे साथ में और जरूर देखिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।